I welcome you all in this class. Topics for discussion in this class are infrastructure on the eve of independence, impact of railways in India, and impact of British rule in India. So let us discuss about the infrastructure on the eve of independence. Infrastructure का क्या अर्थ होता है उसे समझते हैं. Infrastructure means the support system for the growth and development of the economy. जिससे इकोनॉमी ग्रो करे, डेवलप करे, सोसाइटी ग्रो करे, सोसाइटी डेवलप करे, सोसाइटी का आउटलुक चेंज हो, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरह का सपोर्ट सिस्टम है. और ये जो सपोर्ट सिस्टम है इसको हम दो हिस्सों में बांटते हैं. एक तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और दूसरा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है. इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हम उन चीज़ों को शामिल करते हैं जिससे हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ सकें, जिससे हमारा बिजनेस एक्सपेंड कर सके, हमारी इंडस्ट्रीज ग्रो कर सके, इकोनॉमी ग्रो कर सके. तो उसमें हम क्या लेते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें रेलवे है, रोडवेज हैं, व्हीकल्स हैं. मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, टेलीफोन है, मोबाइल फ़ोन है या इंटरनेट है. इसी तरह से बैंकिंग सर्विसेज हैं जिसकी बहुत ज़रूरत रहती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन या पावर जनरेशन. तो इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर. दूसरी तरफ जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जिसमें एजुकेशन को हम लेते हैं, हेल्थ को लेते हैं, हाउसिंग फैसिलिटीज़ को लेते हैं. अगर ये चीज़ें ग्रो करती है तो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग भी होता है, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी होती है. इसके साथ साथ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है. और ओवरऑल ये इकोनॉमिक सपोर्ट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी सपोर्ट करता है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स अगर डेवलप होंगे तो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी बेटर होंगी, अच्छी स्थिति में होंगी. सो दिस वाज अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर कि इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है. एक तरह से आप इसको यूं डिफाइन कर सकते हैं कि दिस इज द सपोर्ट सिस्टम विच सर्व्स एज द फाउंडेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ इकोनॉमी. तो इकोनॉमी में उस समय इंडिपेंडेंस के टाइम में हमारे देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसकी क्या स्थिति थी. तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में कुछ चीज़ें डेवलप करना शुरू किया था, जिसमें डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज़ है, डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स हैं, सी पोर्ट्स, बंदरगाह जिसको बोलते हैं, और डेवलपमेंट ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ, देन डेवलपमेंट ऑफ रोड्स. इन चीज़ों पर जो है ब्रिटिशर्स ने फोकस किया और उसके पीछे अल्टीमेटली बेनिफिट यही था कि उससे उनकी इकोनॉमी को फ़ायदा हो, वो हमारी इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट कर सकें. सो लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट दिस. सबसे पहला, जैसे मैंने बताया कि रेलवे का डेवलपमेंट किया गया इंडिया में, और उसका जो मेन कारण था वो यही था कि इंडिया के जो इंटीरियर हिस्से थे, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं था या बहुत कम था, इंटीरियर इंडिया में जो है वो वहाँ से रॉ मटेरियल वहाँ से इकट्ठा कर सके और वहाँ पे अपना फिनिश्ड प्रोडक्ट को बेच सके. इसलिए ब्रिटिशर्स ने इंडिया में रेलवे को एस्टेब्लिश किया, रेलवे की स्थापना की, रेलवे को डेवलप करने की कोशिश की. अल्टीमेटली इसके पीछे भी उनका अपना ही मकसद था कि वो अपने ट्रेड को किस तरह से बढ़ा सकें. दूसरा था कि जो पोर्ट्स थे, सी पोर्ट्स, उनको भी डेवलप किया गया ताकि रॉ मटेरियल का जो एक्सपोर्ट था उसको आसानी से किया जा सके और ब्रिटेन से जो फिनिश्ड गुड्स थी उनको इंपोर्ट किया जा सके सी पोर्ट्स के थ्रू, बंदरगाह के थ्रू. तो उसके ऊपर भी डेवलपमेंट का मेन कारण यही था कि उससे उनका ट्रेड को उनको फ़ायदा हो, उनकी इंडस्ट्रीज़ ग्रो कर सकें और इंडिया में एक बहुत बड़ा बाज़ार उनके लिए बन सके. नेक्स्ट पॉइंट इज़ डेवलपमेंट ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स. तो इसको इसलिए डेवलप किया गया ताकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी थी, जो प्रशासकीय जो कार्यकुशलता थी वो बढ़ सके. उसके लिए इसकी जो है वो डेवलप करने की कोशिश की गई.
और रोड्स को भी बनाया गया, रोड्स को भी डेवलप किया गया, और वो भी सिर्फ इसलिए कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो रॉ मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसके थ्रू वो पहुंचाया जा सके। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में डेवलपमेंट ऑफ रेलवे पे काम किया, और डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स पे काम किया, और डेवलपमेंट ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ पे काम किया, और डेवलपमेंट ऑफ रोडवेज पे काम किया। जनरली इन्हीं चीज़ों पे जो है वो ब्रिटिशर्स ने काम किया, और इसका जो अल्टीमेटली कारण था वो भी यही था कि वो किसी ना किसी तरीके से इंडिया का जो ट्रेड है उसको पूरी तरह से ब्रिटिशर्स की इकोनॉमी के साथ डायरेक्ट कर दे, और ज़्यादा से ज़्यादा वो इंडियन रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन कर सके और अपनी इकोनॉमी को वो फ़ायदा पहुंचा सके। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ रेलवेज इन इंडिया। रेलवे के कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट रहे, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी रहे। पॉजिटिव इम्पैक्ट में पहला पॉइंट था एक्सपेंशन ऑफ डोमेस्टिक मार्केट। रेलवे की वजह से हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट था, हमारे देश के अंदर जो बिजनेस था, व्यापार था, ट्रेड था, वो बढ़ा, उसमें इंक्रीज देखने को मिला, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों से सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में आसानी हो गई। और इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट थी वो एक्सपैंड हुई, डोमेस्टिक ट्रेड भी बढ़ा हमारा उससे। और इसके साथ ही जो हमारा फॉरेन ट्रेड था उसमें भी वृद्धि हुई, मतलब कि रॉ मटेरियल को देश के अलग अलग हिस्सों से इकट्ठा करने के लिए रेलवे को यूज़ किया गया। और इसी तरह से जो ब्रिटिश गुड्स, जो फिनिश्ड गुड्स हम लोग इंपोर्ट करते थे ब्रिटेन से, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको भी देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाने के लिए रेलवे का इस्तेमाल किया। तो इस तरह से जो डोमेस्टिक मार्केट था वो बढ़ा। सेकेंड पॉइंट इज कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। रेलवे की वजह से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थे उसको एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करना आसान हो गया, और फार्मर्स को अपनी जो क्रॉप्स थी उससे वो किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कमा सकते हैं, कमर्शलाइजेशन की तरफ जो है फार्मर्स की फिर एक तरह से आउटलुक शुरू हुई। तो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर करने में भी रेलवे का इम्पॉर्टेंट रोल है, मतलब लोगों को कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर पर काम करना आसान हो गया, उनका आउटलुक बदला उसके लिए, क्योंकि उनको लगा कि वो अपने प्रोडक्ट को दूसरी जगहों पर आसानी से भेज सकते हैं। तो इस तरह से फार्मर्स में कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ भी एक प्रवृत्ति उनकी जागी। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रैवलिंग टू डिस्टेंट प्लेसेस बिकेम इजी। तो रेलवे की वजह से दूर पार के क्षेत्रों में जाना आना आसान हो गया, लोग इजीली ट्रैवल कर सकते थे, और उससे लोगों में एक तरह से जो कल्चरल बॉन्डिंग थी वो भी क्रिएट हुई, देश भर में लोगों में कनेक्टिविटी बढ़ी इस वजह से। और बाद में जितने ये फ्रीडम फाइट्स हुई इंडिया में, उसमें देश भर के अलग अलग जगह से जो लोग फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करने के लिए आगे आए, उसके पीछे कारण ये भी था कि रेलवे की कनेक्टिविटी अच्छी थी, और रेलवे की कनेक्टिविटी की वजह से ही देश के अलग अलग हिस्सों से जो फ्रीडम फाइटर लोग थे उनमें एक दूसरे से कनेक्टिविटी जो है करने में आसानी आई। तो ये भी फ़ायदा हुआ, फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पर भी रेलवे का हमें फ़ायदा मिला, या कह सकते हैं कि रेलवे की वजह से ये भी एक शुरुआत कहीं ना कहीं हुई। तो दूर पार के क्षेत्रों में ट्रैवल करना जो है वो रेलवे की वजह से आसान हुआ, और उससे लोगों में एक तरह से कल्चरल बॉन्डिंग भी क्रिएट हुई। नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल ऑफ स्प्रेड ऑफ फेमाइन्स। क्योंकि रेलवे की वजह से जो फूड ग्रेन था उसको हम देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचा सकते थे। तो जैसे जहां कहीं भी अकाल पड़ा तो उसको नियंत्रित करने के लिए जो है रेलवे का इस्तेमाल किया गया। मतलब कि कहीं मान लीजिए अकाल पड़ गया, फूड ग्रेन की कमी है, प्रोडक्शन हुआ नहीं उन एरियाज़ में फूड ग्रेन का,
तो फिर रेलवे के जरिए देश के दूसरे हिस्सों से जो प्रोडक्शन था वो वहाँ पे पहुँचाया जाता था, ताकि वहाँ पर जो अकाल जैसी स्थिति बनी है, भूखमरी लोगों में पैदा हो रही थी, उससे लोगों को बचाया जा सके। तो रेलवे की मदद से ये जो खाद्य सामग्री थी उसको फेमाइन अफेक्टेड एरिया में पहुंचाया जाता था, जिससे हम कह सकते हैं कि फेमाइन को स्प्रेड करने से रोकने में जो है वो मदद मिली रेलवे की वजह से। एंड इट्स नेगेटिव इम्पैक्ट्स आर, रेलवे के कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी रहे। तो नेगेटिव इम्पैक्ट में जो पॉइंट है वो ये है कि कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन हुआ इंडियन इकोनॉमी का। रेलवे की वजह से ही देश के अलग अलग हिस्सों से जो रॉ मटेरियल था या प्राइमरी गुड्स थी, उनको पोर्ट्स तक जो है, सी पोर्ट्स तक जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाने लगा। और पोर्ट से फिर रेलवे के जरिए ही जो ब्रिटिश गुड्स थी जो ब्रिटेन से इंपोर्ट की जाती थी, उनको इंटीरियर इंडिया तक पहुंचाने की जो है वो काम किया गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट करने में भी रेलवे का ही सबसे बड़ा रोल रहा है। रेलवे के थ्रू ही उन्होंने हमारी इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट किया। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा डोमेस्टिक मार्केट भी था, या जैसे हमारा हैंडीक्राफ्ट था, वो भी धीरे धीरे जो है वो ख़त्म होने लगा। क्योंकि ब्रिटेन से जो गुड्स बन के आती थी, एक तो वो लो कॉस्ट की थी, कम कीमत पे मिल जाती थी। दूसरी बात है वो मशीन मेड गुड था, तो उसकी क्वालिटी भी हैंडीक्राफ्ट से थोड़ी बेटर लगती थी। और तीसरी बात ये थी कि हमारे इंडिया में भी लोगों में वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करने की एक प्रवृत्ति जो है वो पैदा हो गई थी। तो बहुत सारे कारण थे। मतलब इंडिया जो है एक तरह से सिर्फ बड़ा मार्केट बन गया था ब्रिटिश इकोनॉमी के लिए। वो हमारा रॉ मटेरियल एक्सप्लॉइट करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा रॉ मटेरियल वो एक्सप्लॉइट करते थे रेलवे के थ्रू। आसान हो गया उनको देश के हर हिस्से से रॉ मटेरियल एक्सप्लॉइट करना। और जो उनकी फिनिश्ड गुड्स थी उसको भी देश के अलग अलग हिस्सों तक वो पहुंचाते थे। तो उनके उससे उनका भी इकोनॉमी ग्रो किया, उससे उनकी इकोनॉमी को फ़ायदा हुआ। तो इंडिया का जो है उसमें नुकसान हुआ। सो दिस वाज द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द रेलवेज इन इंडिया। So let us discuss about the positive impacts of British rule in India. जैसा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ब्रिटिश रूल से पहले इंडिया में हमारा जो हैंडीक्राफ्ट था, फॉरेन ट्रेड था, एग्रीकल्चर था, वो सारे ही बहुत अच्छी स्थिति में थे। हमारे यहाँ पे फार्मर्स को बहुत अच्छी इनकम मिलती थी, बहुत बढ़िया उनके पास लैंड उनके अपने पास थी। राजा को वो कुछ रेंट दिया करते थे, लगान दिया करते थे, बाकी हिस्सा उनके पास था। ज़मींदारी सिस्टम नहीं था ब्रिटिश रूल से पहले इंडिया में। हमारा जो हैंडीक्राफ्ट था वो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी और पूरे विश्व भर में उसकी प्रसिद्धि थी। हमारे प्रोडक्ट्स की फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत सारी डिमांड थी और हम लोग एक तरह से फिनिश्ड गुड्स के एक्सपोर्टर थे। इसी तरह से हमारा जो फॉरेन ट्रेड था वो एक तरह से इंडियन इकोनॉमी के लिए फेवरेबल था। लेकिन ब्रिटिशर्स ने इंडिया में आके ज़मींदारी सिस्टम शुरू किया, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ एंड ट्रेड पॉलिसीज़ रखी, और उसने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को भी ख़त्म कर दिया। और इसके साथ साथ जो है इंडस्ट्रीज़ को भी नुकसान हुआ, हैंडीक्राफ्ट को भी नुकसान हुआ। तो नो डाउट कि इंडियन इकोनॉमी का बहुत सारा लॉस हुआ और ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया का बहुत सारा एक्सप्लॉयटेशन भी किया। इंडियन इकोनॉमी को उन्होंने नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल बना दिया, इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स बना दिया। तो बहुत सारा नुकसान ब्रिटिश रूल इन इंडिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को पहुंचाया। लेकिन इन सब के बावजूद कुछ काम ऐसे हुए जिससे
इनडायरेक्टली जो है हमारे देश को फ़ायदा हुआ या इंडियंस को फ़ायदा होना शुरू हुआ। हालांकि वो ब्रिटिशर्स का मोटिव नहीं था, लेकिन फिर भी उसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी रहे इंडिया में। सो लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट दीज पॉजिटिव इम्पैक्ट्स। सो सबसे पहला पॉइंट है कि लोगों में या फार्मर्स में कॉमर्शियल आउटलुक ऑफ फार्मिंग बना। लोग जो है वो सबसिस्टेंस फार्मिंग की जगह कॉमर्शियल फार्मिंग की तरफ उनका आउटलुक बनने लगा। नो डाउट जो फोर्स कमर्शलाइजेशन था उससे फार्मर्स को बहुत सारा लॉस हुआ, बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को उनको फेस करना पड़ा। लेकिन धीरे धीरे फार्मर्स को ये बात समझ आने लगी कि उनका जो एग्रीकल्चर आउटपुट है वो उनको डिसाइड करना चाहिए मार्केट प्राइस के हिसाब से, कि मार्केट में किसी चीज़ की अगर ज़्यादा कीमत है तो उसका प्रोडक्शन ज़्यादा करना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं एक कॉमर्शियल आउटलुक जो है फार्मर्स का बनना शुरू हुआ कि वो किस चीज़ को ज़्यादा प्रोड्यूस करके मार्केट में बेच सकते हैं, ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। इस तरह का आउटलुक बनना शुरू हुआ, स्टार्टिंग हुई उस चीज़ की। नेक्स्ट पॉइंट इज़ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इंडिया में जैसे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना शुरू हुआ था या कुछ डेवलपमेंट भी हुई, जैसे रेलवे का डेवलपमेंट हुआ, रोडवेज का हुआ, पोस्ट एंड टेलीग्राफ का हुआ, सी पोर्ट्स का हुआ। तो इन चीज़ों के डेवलप होने से इंडिया में कई तरह की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के लिए क्रिएट हुई और उनका लॉन्ग टर्म में फ़ायदा ये हुआ कि उससे कुछ इकोनॉमिक या सोशल ग्रोथ जो है वो देखने को मिली। नेक्स्ट पॉइंट इज़, तो ये था आपका न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कंट्रोल ऑफ फेमाइन्स। तो इंडिया में जो है वो लगातार बार बार जो है फेमाइन्स आते थे, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बढ़ने से जो फूड ग्रेन का सप्लाई थी देश के अलग अलग फेमाइन अफेक्टेड एरियाज़ में, वो जल्दी पहुंचना शुरू हो गई, उसमें आसानी हो गई। और उससे एक तरह से हम कह सकते हैं कि अकाल को रोकने में जो है, फेमाइन्स को रोकने में भी मदद मिली उस चीज़ से। तो मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जो अकाल पड़ते थे उसको रोकने में मदद मिली, जो भी उन्होंने डेवलपमेंट करी मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट पॉइंट इज मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। तो ब्रिटिश रूल के दौरान ही इंडिया में बार्टर एक्सचेंज की जगह जो है वो मॉनेटरी सिस्टम का मतलब एक्सपेंशन हुआ, उसमें सुधार आया, उसमें वृद्धि हुई और ग्रोथ ऑफ मॉनेटरी सिस्टम की वजह से इंडिया में जो प्रोडक्शन प्रोसेस थी उसमें कई तरह के सुधार देखे गए। डिवीज़न ऑफ लेबर हुआ, स्पेशलाइजेशन की तरफ ध्यान गया और लार्ज स्केल प्रोडक्शन किस तरह से किया जा सकता है उसको फैसिलिटेट किया गया। तो अल्टीमेटली मॉनेटरी सिस्टम स्टार्ट होने से भी एक तरह से इंडियन इकोनॉमी में डायनामिक चेंजेस की शुरुआत हुई। एंड द लास्ट पॉइंट इज एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ब्रिटिशर्स ने जो है एडमिनिस्ट्रेटिव जो क्वालिटीज़ थी वो छोड़ी इंडिया में, और इंडिया के जो लोग उनके साथ काम करते थे, एक तरह से हमारे पॉलिटिशियन और प्लानर्स को जो है रेडी रेफरेंस मिल गया कि हाउ टू एडमिनिस्ट्रेट द कंट्री। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो ब्रिटिश रूल था वो इंडिया के लिए एक तरह से वो बेनिफिशियल साबित हुआ। मतलब इंडिपेंडेंस के बाद हमारे लोगों ने अपने देश की जो गवर्नमेंट थी उसको टेक ओवर किया, तो वो जो रूल रेगुलेशन ब्रिटिशर्स ने बनाए थे उसमें से भी कुछ रूल रेगुलेशन को फॉलो किया गया। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश रूल इन इंडिया था उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो हमारी इकोनॉमी पर भी पड़ा और हमारी जो एक तरह से गवर्नेंस को किस तरह से हमने चलाना है या किस तरह से देश को आगे बढ़ाना है उसके लिए जो रूल रेगुलेशन थे उसका भी हमें यहाँ से बेनिफिट मिला। सो डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू
find this class meaningful and helpful to you, then please share this video to other students, those who can be benefited from this. Thank you.